बेटा ये चैप्टर 1 हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का हो गया आपका। तो लॉजिक में जैसे बताया था आपको मैं क्या करवाना चाहता हूँ, नेशनल इनकम मैंने कवर कर दी, चैप्टर 1, 2, 3 इसका कवर कर दूंगा आपका। तो वट एवर स्कूल यू आर वर्किंग और यू आर गोइंग इनटू, तो जिस स्कूल के अंदर जो भी चल रहा होगा वहां से अगर नेशनल इनकम चल रहा होगा तो वो कवर हो गया हमारा। यहाँ से हमारे अगर इंडियन इको चल रहा होगा तो 3 चैप्टर ये हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 मैंने आपको बहुत बढ़िया करवाया, उसके अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया कि अंग्रेजों ने हमारा क्या बुरा हाल किया था 200 साल के अंदर, किस किस चीज में, एग्रीकल्चर में क्या बुरा हाल किया, इंडस्ट्री में क्या बुरा हाल किया, फॉरेन ट्रेड में क्या बुरा हाल किया, 3 चीजों में हमारा क्या बुरा हाल उन्होंने किया, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर उस टाइम हमारी डेमोग्राफिकल सिचुएशन क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था हमारा, और इंफ्रा पे उन्होंने क्या काम किया, ये मोटे मोटे 6-7 टॉपिक मैंने उसके अंदर कवर किए। ठीक है, अब 1947 को हमारे देश को, पहले थोड़ा मैं बताऊंगा आपको डिटेल बैकग्राउंड दूंगा इस चैप्टर का आज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से मैं आपको याद करना शुरू करूंगा। चैप्टर छोटा ही है मेरे हिसाब से, इसके अंदर मतलब याद करने का कम है, लेकिन क्वेश्चन समझ के आंसर देने का इसमें ज्यादा काम रहेगा। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा आपको मैं। ठीक है, क्योंकि वो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, बताऊंगा क्या मतलब है मेरा, पहले मैं थोड़ा आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। अब 47 को हमारे देश को आजादी मिल गई। ठीक है, आप सबको पता है पहला प्राइम मिनिस्टर था हमारा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी किंग उस टाइम वो था, राइट। तो वो जब 47 में आया तो उसने देखा कि देश के हालात क्या है। ठीक है, अब आपको अगर चैप्टर 11 याद हो, क्लास 11 याद हो, चैप्टर 1, उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और वो फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, प्रॉब्लम हर कंट्री में एक ही होती हैं, मैंने आपको बताया था उसके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन डिफरेंट होते हैं। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं कि आपकी कंट्री कौन सी इकोनॉमी है, क्या वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो 3 तरह की इकोनॉमीज वर्ल्ड में चलती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक है, सोशलिस्ट चलती है रशिया और चाइना में एज फार एज करंट सिनेरियो इज कंसर्न, कैपिटल चलती है यूएस में, जर्मनी में, यूरोप में, और मिक्स्ड है इंडिया और पाकिस्तान। अब तो 47 की बात कर रहा हूं, तो वो उसने सोचा यार प्रॉब्लम्स तो बहुत है, सॉल्व भी करना है, तो सबसे पहला काम तो मुझे ये चूज करना है कि मेरे को अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बोलना क्या है। तो उसने, क्योंकि ही वॉज मोर, मैंने आपको बताया भी था, ही वॉज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाई द सोशलिस्ट कंट्री, रशिया से बहुत इन्फ्लुएंस था वो। तो ही वांटेड टू हैव अ सोशलिस्ट काइंड ऑफ कल्चर इन इंडिया, लेकिन क्योंकि इंडिया में प्राइवेट भी बहुत बड़ा सेक्टर था, तो ही वॉज हैविंग अ डिफिकल्टी इन चूजिंग सोशलिस्ट। तो उसने कहा सोशलिस्ट नहीं करते, एक बीच का रास्ता निकालते हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी चूज करते हैं जिसमें प्राइवेट का भी रोल रहेगा और गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा। लेकिन यहां मैं आपको फिर बता दूं, रोल रहेगा लेकिन मेजर जो डिसीजन मेकिंग रहेगी ना वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना, यानी मेजरली सोशलिस्ट ही रहेगा, लेकिन विद द मिक्सचर ऑफ सम मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब मिक्सचर ऑफ सम प्राइवेट ऑल्सो। तो ये उसका सोचा था, पहली सोच ये हुई, यानी इंडिया को उसने चूज कर लिया, इंडिया विल बी कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब फिर वही चीज है, अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, आपको पता है क्या प्रॉब्लम थी, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम थी, ठीक है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम थी, फॉरेन ट्रेड में प्रॉब्लम थी, ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी हमारे पास उस टाइम। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो सॉल्यूशन क्या ऐसे निकल जाएगा है, फोन कर दो सॉल्यूशन निकाल दो ना, ऐसे कभी नहीं होता सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकलता है प्लानिंग से, राइट। और प्लानिंग वाला उस टाइम अगेन ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशिया। तो रशिया में प्लानिंग बहुत चलती थी, प्लान चलते थे, प्लान। तो वहीं से उसने प्लानिंग वाला सिस्टम चूज किया। ठीक है, एक को बोलते हैं प्लान, 5 ईयर प्लान, और पर्सपेक्टिव प्लान, लॉन्ग प्लान, 20 ईयर प्लान। तो ये प्लान शुरू किया, प्लान सिस्टम लेके आया, प्लान मतलब 5 ईयर प्लान सिस्टम उसने शुरू किया। ठीक है, 5 ईयर प्लान सिस्टम शुरू करने के लिए उसने एक बंदे की या कई बंदों की हेल्प करी, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया 1950 या 52 में, आई विल गिव यू द करेक्ट डेट। ठीक है, तो प्लानिंग 1950 ही होगा, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन को सेटअप करना, अब याद रखना, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन, आई रिपीट,
प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन विल ऑलवेज बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। जो भी प्लान चल रहा है आपका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो भी प्लान चल रहा है आपका, अब तो चेंज हो गया वो सिस्टम, लेकिन तब तक जो भी, क्योंकि 1990 तक की बात है, इस ईयर्स के अंदर सारे प्लान ही चल रहे थे, 5 ईयर प्लान चल रहे थे। प्लानिंग 5 ईयर प्लान अब चेंज किया मोदी सरकार ने, अब उन्होंने क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया प्लानिंग को। एनीवेज वो काम वही करती है लेकिन नाम चेंज हो गया। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन विल ऑलवेज बी प्राइम मिनिस्टर। तो मैं बात कर रहा हूं 1950 की। 1950 के अंदर के टाइम में प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन वाज जवाहरलाल नेहरू। एक नंबर का क्वेश्चन कभी आया था। लेकिन इसको सेटअप करने में जिसने हेल्प करी, यानी जो मेन बंदा था हेल्प करने में, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन हु वॉज अ साइंटिस्ट एंड अ वेरी गुड स्टैटिस्टिशियन। उसका नाम था पीसी महालनोबिस। क्या नाम था? देखो, प्लानिंग कमीशन रशिया से आई, ठीक है, रशिया से मतलब सिमिलैरिटी में आई। इसका मतलब था 5 ईयर प्लान बनाना, ठीक है, उसके बेस पे 20 ईयर प्लान बनाना, ठीक है। बनाने में जो प्लानिंग कमीशन हुआ, इसका चेयरमैन था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसका जो आर्किटेक्ट बोलते हैं, आर्किटेक्ट जिसने पूरा खाका तैयार किया था, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट है मिस्टर BR अम्बेडकर, ऐसे ही प्लानिंग कमीशन का आर्किटेक्ट है PC महालनोबिस। ये ए भी है, ठीक है, PC महालनोबिस। तो P से प्रकाश है, प्रकाश चंद्र महालनोबिस। तो आपके एनसीईआरटी में PC लिखा हुआ तो PC याद करना, वैसे पूरा नाम इसका प्रकाश चंद्र था। PC महालनोबिस, महल डाल देना, एनोबिस ऐसे बोलते हैं। मैं दोबारा याद कराता हूं आपको, PC पहले महल वर्ड डाल देना आप, फिर एनोबिस। तो ये नाम था बंदे का। ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान स्टार्ट करने का मेन आर्किटेक्ट ये था, ठीक है। चेयरमैन आएगा तो जवाहरलाल नेहरू, आर्किटेक्ट आएगा तो PC महालनोबिस, ठीक है। तो ये प्लानिंग सिस्टम शुरू किया गया। तो प्लानिंग सिस्टम जब शुरू किया तो उनके सामने उन्होंने इन प्लानिंग कमीशन के 4 मेजर एरिया को स्टार्ट किया पहले, कि करना क्या है, कैसे करना है। तो वो 4 एरिया कौन से हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा एंजॉयमेंट करवाता हूं। बचपन में चॉकलेट खाते थे आप, राइट? ठीक है, साथ में कुछ और भी खाते थे, चॉकलेट जैसी थी चीज आपकी, क्या बोलते थे उसको? एक तो 5 स्टार खाते थे बचपन में आप, ठीक है, या आपके पेरेंट्स खाते होंगे, और एक और चीज खाते थे हम, उसको बोलते हैं जेम्स। क्या बोलते हैं उसको? जेम्स। ये वर्ड याद रखना, ठीक है। जेम्स खाते थे ना, गोलियां होती थी लाल पीली नीली काली लाल, वो होती हैं जेम्स। तो उसी से मैंने शॉर्टकट बनाया होगा ये। तो मेन काम 4 स्टेप्स थे उसके। जी से बनता है आपका ग्रोथ, ठीक है। ई से बनता है इक्विटी या इक्वालिटी, ठीक है। एम से बनता है मॉडर्नाइजेशन, और एस से बनता है सेल्फ रिलायंस। मेरा चार्ट निकाल के बैठो साथ में। मैंने चार्ट भेज रखा आपको व्हाट्सएप पे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का चार्ट भेज रखा इकट्ठा ही मैंने। चैप्टर 2 का चार्ट निकालो। ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान है, ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। जेम्स है आपका, ग्रोथ करनी है हमको, इक्विटी लानी है, और मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 नंबर के चांस है आने के। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान? कौन कौन से? ग्रोथ है, इक्विटी है,
मॉडर्नाइजेशन है और सेल्फ रिलायंस है। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए ये समझना बहुत सिंपल है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आपको कंट्री की ग्रोथ करवानी है। जब भी ग्रोथ की वर्ड आएगी, नेशनल इनकम बढ़वानी है, पर कैपिटा इनकम बढ़वानी है, जीडीपी बढ़ानी है, यही लिखना है इसके अंदर, तो जिससे हमारी कंट्री ग्रो करे। क्लियर हो गया, बाकी बातें बाद में। सेकंड पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि आपको जो गरीब आदमी है उनके बारे में भी सोचना है, ठीक है, उसको ऊपर लेके आना है, ठीक है, और अमीरों को ज्यादा अमीर नहीं बनने देना, मतलब बनने देना पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पुअर, ठीक है। और इट इज नॉट ओनली अबाउट अमीर गरीब पीपल, इट इज अबाउट अमीर गरीब सेक्टर ऑल्सो। यानी कि अगर एक सिटी, यानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली इज ए प्रॉस्परस सिटी, राइट, तो आपको उसके साथ की सिटीज को भी प्रॉस्पर करना है। जैसे केरला, उड़ीसा, जो गरीब सिटीज स्टेट्स थी उनको भी प्रॉस्पर करना है आपको। ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बंगाल, वेस्ट बंगाल और जो सिटी मेन सिटीज है उनको ही ग्रो करते रहना, और सिटीज को भी ग्रो करवाना है। ये इसको बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी के दो कंसर्न हो गए, एक तो अमीर बंदे और गरीब बंदे दोनों के बारे में सोचना है। गरीबों के बारे में ज्यादा सोचना है आपको, ठीक है। लेडीज के बारे में ज्यादा सोचना है आपको, अगर आप ज्यादा चलते हो वहां पे, क्योंकि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट लिटरेसी रेट याद हो 16% और 7%, तो उसको इंप्रूव करवाना है आपको, ये इक्विटी में पार्ट आ जाएगा। प्लस it is not only about the development of metros, right, or towns. It should be always a development of small cities, small state villages. तो उनको improve करना है, उसको बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। फिर है आपका मॉडर्नाइजेशन। डेफिनेटली वी वर नॉट हैविंग गुड टेक्नोलॉजीज। दुनिया कहाँ पहुंच गई थी, चांद पे पहुंचने की तैयार हो गई थी दुनिया, और हम तो अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे। वी वर नॉट हैविंग इवन बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि वी वर एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी, तो हमको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करवाना है। एंड नॉट ओनली अबाउट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज को भी इम्प्रूव करवाना है। अच्छी मशीन लेके आओ, नई नई मशीनें लेके आओ, इनोवेशन लेके आओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ, ये सब मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन के दो पार्ट हो गए, एक एग्रीकल्चर बेस्ड मॉडर्नाइजेशन, एक इंडस्ट्री बेस्ड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो GEM हो गया आपका। सेल्फ रिलायंस आसान है। सेल्फ रिलायंस, अंग्रेजों ने हमको फाइनल गुड्स के लिए या फिनिश्ड गुड्स के लिए सारी रिलायंस अपने ऊपर डाल दी थी। यानी अगर वो हमको राइस और व्हीट नहीं भेजेंगे तो हमको रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आपको अभी, बहुत बढ़िया, उससे आपको बहुत कंसेप्चुअल बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या क्या हमारे देश ने झेला है। तो ये चार मेजर पार्ट थे, ठीक है। ये कौन से ऑब्जेक्टिव रहे आपके इसके अंदर। फिर आपका मैंने इकोनॉमी बताई थी आपको, इस चार्ट के अंदर देखोगे इसमें सब क्लियर है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको इकोनॉमी दिख जाएंगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। ऊपर आपको दिख जाएगा प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुआ, 1950 में सेटअप हुआ था। फिर वहां मैंने अगर आपको ऐड करना हो तो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर कि इसका आर्किटेक्ट जो था मिस्टर PC मालिमोनिस थे, और चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव 5 प्लान लिख दिया मैंने, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे। ये है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ग्रोथ कैसे होगी, जब भी पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। सेल्फ रिलायंस कब होगा, व्हेन वी आर हैविंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि खुद उगाने की कोशिश करना, जो कि आज की जरूरत है। आज की डेट में हमारा आधा से ज्यादा इंडस्ट्री चाइना बेस्ड है, ठीक है। तो हमको खत्म करना है, वो हमको खुद प्रोडक्शन करनी है, मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट है, ठीक है। उसके अंदर आपका सेल्फ रिलायंस हो गया, आपका मॉडर्नाइजेशन हो गया कि आपको इंप्रूवमेंट करनी है टेक्नोलॉजी के अंदर, और इक्विटी मतलब बराबरी रखनी है हाथ बंदों की, ठीक है। ये आपके 3-4 टॉपिक मैंने कवर कर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो वहां पे एग्रीकल्चर के क्या हालात थे, चैप्टर 1 में वो बताया गया आपको, और इंडस्ट्री के क्या हालात थे वो बताया गया आपको, और फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था वो बताया गया आपको। अब इधर आ जाओ आप, इन 40-50 साल में, राइट, 50 से 90, 40 साल के अंदर एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए, क्या वो स्टेप एनफ थे, क्या उन स्टेप में कोई प्रॉब्लम थी, क्या उन स्टेप में कोई क्रिटिसिज्म थी, तो वो बताया जाएगा इस चैप्टर में आपको। ऐसे ही इंडस्ट्री में क्या स्टेप उठाए गए, और ऐसे ही फॉरेन ट्रेड में क्या स्टेप उठाए गए। क्लियर है। 5 मिनट चार्ट देखो मेरा,
उसको मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी नहीं चलता, ठीक है। पहले ही चैप्टर में मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको, फिर मैं याद भी करवाऊंगा आपको। आराम से चुपचाप नीचे चार्ट पकड़ो, वो पढ़ो जो मैंने लाइनें बोली हैं उसको पढ़ो पहले। पढ़ लो, कोई बात। जेम्स समझ आ ही गया होगा आपको, प्लानिंग मुझे समझ आ गया होगा, इकोनॉमिक्स क्या होंगी वो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मेन चैप्टर पे आ रहे हैं हम। इंडस्ट्रीज का क्या हमने किया, एग्रीकल्चर का हमने क्या किया, और फॉरेन ट्रेड में हमने क्या क्या स्टेप उठाए। ध्यान रखना ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज 40 ईयर्स ओनली, ठीक है। आज तो एलपीजी है, उसकी बात नहीं करेंगे हम उन 40 ईयर्स की बात करेंगे क्या क्या हुआ, ठीक है। क्या गलतियां हुई वो भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर में हमने इंप्रूवमेंट कैसे लाई वो भी बताऊंगा आपको मैं। स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी एक, जिसमें जी प्राइम मिनिस्टर जी लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आएगा आपके सामने, क्योंकि 40 साल में जितने ही प्राइम मिनिस्टर आए सबकी डिटेल इसमें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और चैप्टर छोटा बनाया है इन्होंने, उसके बारे में होगी ज्यादा आपको मिलेगा फाइनल ईयर में, बीए फाइनल ईयर, बीकॉम बीए फाइनल ईयर में मिलेगा आपको ये चैप्टर पूरा, पूरा कोर्स इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ही आपका। तो अब मैं आ रहा हूं एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या थी बताओ। प्रॉब्लम्स थी लैंड सेटलमेंट सिस्टम, उसके अंदर रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। इरिगेशन की प्रॉब्लम थी, ठीक है। और अमीर गरीब का बड़ा डिफरेंस था, ये प्रॉब्लम्स थी। तो नेहरू जी ने सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को अटैक किया। वो लेके आए लैंड रिफॉर्म्स, वहां पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, वो लेके आए लैंड रिफॉर्म। उन लैंड रिफॉर्म के अंदर उन्होंने क्या किया, बीच में से जमींदारों को हटा दिया और ये बोल दिया कि जो किसान उस जमीन पे काम कर रहा है वो किसान उस जमीन का मालिक बन जाएगा, भाड़ में गया जमींदार। पहले क्या था, जमींदार वाज द ओनर, उसको हटा दिया है। इसके लूपहोल्स क्या है, मतलब इसमें कमियां क्या थी वो बात की बात है, पहले उसकी सोच सोचो। तो उसने हटा दिया, ठीक है। यानी अब मुझे लगान जो देगा, टैक्स देगा, टैरिफ जो देगा एग्रीकल्चर के बेस पे, वो मुझे किसान डायरेक्ट देगा, कोई जमींदार नहीं चाहिए मुझे, क्लियर। फिर वो लैंड सीलिंग वाला कंसेप्ट लेके आया। लैंड सीलिंग से मतलब क्या है कि सील कर दिया उसने लैंड को, यानी कि उसने बेस्ड ऑन कि उस लैंड के ऊपर कितने फार्मर्स रहते हैं या कितने फार्मर्स काम कर रहे हैं, उसके बेस पे उसने लैंड को सील कर दिया। ये नहीं है कि लैंड जो मतलब मैं मान लो किसान हूं, ये नहीं कि मेरे पास पता नहीं कितने बीघा जमीन होगी, 10 बीघा 20 बीघा 40 बीघा, ऐसा नहीं चलेगा। वो उसने ये देखा कि ये बंदा है, इसके अंदर कितने बंदे काम कर रहे हैं, 4 बंदे फैमिली के अंदर, तो उस हिसाब से उसने लैंड को सील कर दिया कि यू विल बी हैविंग अ मैक्सिमम ऑफ दिस लैंड। एक लैंड की मैक्सिमम लिमिट उसने तैयार कर दी, एक लैंड की मैक्सिमम लिमिट उसने तैयार कर दी। ये लैंड सीलिंग में आया, ठीक है। और एक चकबंदी बोलते हैं, चकबंदी का मेरे को मतलब याद नहीं आ रहा इंग्लिश में, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि स्कैटर्ड लैंड थी, उसको उसने इंटीग्रेट करवा दिया। यानी मान ली मेरे को लैंड दी उसने, मान लो 4 बीघा, ठीक है, तो 4 बीघा मेरे को एक ही जगह पे देती उसने। सो मेरे को क्या हुआ, मेरे रिसोर्सेज एक जगह ले जाने पड़ते थे, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये उसने 2-3 स्टेप उठाए। इसके अंदर लूपहोल्स क्या रहे, देखो आप समझो मेरी बात को, जितने भी MP MLAs बने थे उस टाइम नेहरू जी के साथ, नेहरू जी वाज अ करोड़पति काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, वो बड़े पॉलिटिशियन थे। तो उसकी जो कैबिनेट थी उसके अंदर भी ज्यादातर अमीर लोग ही थे, राइट। और अमीर लोग कौन होते हैं, वो सोच क्या होती है उनकी, अमीरों की हेल्प करने की सोच ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब कोई भी इस तरह की पॉलिसी बनती थी तो डेफिनेटली आप मिनिस्टर्स को बताओगे, तो मिनिस्टर से क्या होता था कि लीकेज हो रही थी थोड़ी बहुत, ठीक है, कि ये पॉलिसी आने वाली है कि जो लैंड की सीलिंग होने वाली है, ठीक है,
तो आप ध्यान रखो। तो क्या करते थे कुत्ते, मतलब आई शुड नॉट यूज दैट रॉन्ग लाइन, आई एम यूजिंग दैट लाइन फॉर जमींदार्स। वो क्या करते थे, जब पॉलिसी आई ना कि लैंड सीलिंग की, कि जो किसान लैंड रिफॉर्म्स की, कि जो किसान उस पे प्रोडक्शन कर रहा है ही विल बी द ओनर, तो उन्होंने क्या किया, जो असली किसान थे, ठीक है, उनको निकाल दिया, ठीक है, और अपने रिश्तेदारों को ले आए, ठीक है, ये मेरा काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लैंड उनके पास ही रह गई जहां तक पॉसिबल था। ऐसी पॉलिसी जिस जिस स्टेट ने लागू करी, अगर अच्छी तरह लागू करी तो वहां पे एग्रीकल्चर का आज अच्छा हाल है, जहां अच्छी तरह लागू नहीं की गई वहां पे आज भी गरीबी बहुत है, ठीक है। एक तो उन्होंने ये किया, साथ में क्या, इसको बेनामी बोलते हैं, कि लैंड जो है वो असली किसानों को नहीं दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी, तो बेसिकली उनके पास ही लैंड रह गई, ये उन्होंने किया, ठीक है। याद रखना ये लूप होल था इस पॉलिसी का, मतलब असली जो फायदा होना चाहिए था किसानों को वो नहीं मिल पाया, ठीक है। फिर बारी आती है, चलो मैं थोड़ा एग्रीकल्चर को आगे जाता हूँ, 90 तक एग्रीकल्चर ले जाता हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर में चलते हैं। एग्रीकल्चर में और क्या हुआ, नेहरू जी के टाइम पे इतना ही हुआ, तो फिर नेहरू जी 1962 में उनकी डेथ हो गई, सॉरी 1964 में डेथ हो गई उनकी, तो 1964 में आप नया प्राइम मिनिस्टर आया जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर था, बहुत सिंपल प्राइम मिनिस्टर था, तुम विश्वास नहीं करोगे, उनके पास इतनी गरीब, मतलब ही वॉज वेरी गरीब, तो गरीब था और इतना ईमानदार था, कभी भी उसने गवर्नमेंट की कोई चीज यूज नहीं करी, और उसने एक कार खरीदी थी, दैट कार जो उसने परचेज की थी मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने, वो कार भी किस्तों में किसी बैंक से उधार ली थी उन्होंने। सोचो, एक देश का प्राइम मिनिस्टर अपनी एक कार परचेज करने के लिए भी लोन ले रहा है, सो ही वॉज दैट ऑनेस्ट, ठीक है। छोटी सी हाइट का था, उनके नाम पे एक पिक्चर भी बनी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक मूवी है द ताशकंद फाइल, ठीक है, जी वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है शायद, द ताशकंद फाइल्स, अगर मन हो तो कभी देख लेना, है ना। अब देखो क्या था, तो 65 में वो जब आए, 64 में जब वो आए, तो उन्होंने देखा कि तो भाई बड़ी गड़बड़ चल रही है, तो इतने में क्या हुआ, पाकिस्तान का लड़ाई भी हो गई, 1965 में वार हुई थी हमारी, तो उन्होंने एक नारा दिया था। क्यों नारा देना पड़ा उनको, देखो ध्यान से समझना, उस टाइम तक हमारी एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल था, ठीक है, हमारा मोस्टली इंपोर्ट होता था अमेरिका से, बड़े बड़े जहाज थे, उसमें राइस, वीट, है ना, गेहूं, आज तो नहीं है वो हाल, पहले की बात कर रहा हूं, तो गेहूं, वीट आता था, तो वी वर हैविंग अ टू मच ऑफ रिलायंस ऑन अमेरिका, ठीक है, एंड अमेरिका वाज अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। अब समझना क्या हो रहा है, तो अमेरिका ने 65 की लड़ाई में जब हम जीतने वाले थे पाकिस्तान से, उन्होंने धमकी दी हमारे प्राइम मिनिस्टर को या हमारी कंट्री को, उन्होंने ये बोला कि भैया तुम पाकिस्तान से लड़ाई बंद कर दो, जो उसकी मांगे या मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारे यहाँ पे राइस और वीट नहीं भेजूंगा। समझ लो कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे, ठीक है। शास्त्री जी ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं तो भैया भाड़ में गई तुम्हारी ये वाली कंडीशन, मेरे को पाकिस्तान तंग कर रहा है, मैं उसको हराऊंगा, ये हराऊंगा, ठीक है। इसके लिए वो आए हमारी पब्लिक के पास कि ऐसे है, हमको ऐसे से अमेरिका से धमकी मिल रही है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसानों की रिस्पेक्ट करनी है। तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, राइट। जय जवान मतलब जो लड़ाई कर रहा है आर्मी का, और जय किसान मतलब उनको मोटिवेट कर रहा है कि आप और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाओ, ताकि हमें दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ठीक है। एनीवेज, लड़ाई हुई, लड़ाई हम जीत गए, और जीतने में इनका बड़ा हाथ था लाल बहादुर शास्त्री जी का। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वहां से माल आए ना आए, उसकी रिस्क खत्म करने के लिए, आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने पब्लिकली हम बंदों को, यानी जो पब्लिक थी, मैं तो नहीं था उस टाइम, मेरे फादर, तुम्हारे फादर भी होंगे, या तुम्हारे फादर तो क्या नहीं होंगे, तुम्हारे दादाजी होंगे, तो उन्होंने उन सबको रिक्वेस्ट करी कि भैया आप हफ्ते में कोई भी एक दिन खाना नहीं खाओगे, पूछना अपने दादा से अगर है तो, ठीक है, भगवान करे हो, पूछना कि तुम एक दिन खाना नहीं खाओगे,
यानी 7 days में 1 day विल बी फास्ट फॉर यू। सब ने उनकी बात मानी। तो एक दिन खाना नहीं खाया, हमारी डिमांड कम हो गई, ठीक है, बाढ़ में गया, वो जहाज आता है नहीं आता, हमारा काम चले गया उससे। समझ रहे हो कितना बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने मांगा हमसे, मतलब पब्लिक से, और पब्लिक ने दिया उनका साथ। तो तब उनकी वजह से ऐसा हुआ, तो हम जीत गए और लड़ाई। लेकिन ये तो थी इमीडिएट स्टेप था। लेकिन इसको ताकि दोबारा ना हो प्रॉब्लम, तो उसको ठीक करने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी आई, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। ही वेंट टू अमेरिका, और आई थिंक वो तो डेथ हो गई क्या उनकी, वो गए या किसी और को भेजा उन्होंने, मतलब जो नया प्राइम मिनिस्टर आया, इंदिरा गांधी आई। तो इंदिरा गांधी जो आई उसमें वो शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। तो उन्होंने कहा ये क्या मतलब है यार, ऐसे अमेरिका हमको धमकी दे रहा है कि तू पाकिस्तान से लड़ाई मत कर, कल को दोबारा लड़ाई होगी, दोबारा धमकी देगा हमको, तो क्यों ना हम अपने आप को ही सेल्फ रिलायंस बनाएं, अपनी एग्रीकल्चर को इतना इंप्रूव करें कि हमको बाहर से इंपोर्ट करना ही ना पड़े राइस और व्हीट एटलीस्ट, या पल्सेस या वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इसको देखते हुए उन्होंने अपने साइंटिस्ट को या अपने इकोनॉमिस्ट को या अपने एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट से बात करी कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक नई टेक्नोलॉजी आई है, HYV टेक्नोलॉजी, क्या हाई वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए हैं, बीज आए हैं। क्या आए हैं? नई टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में, उसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए हुए हैं। तो आप उसको अपनाओ अपने एग्रीकल्चर में। उसमें क्या होता है, खर्चा ज्यादा होता है, पर यह है कि प्रोडक्शन डबल से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी आई, तो हुआ भी यही। ग्रीन रेवोल्यूशन उसको तभी बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन उसको तभी बोला जाता है कि आपने एक नई तरह के बीज यूज किए, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज यूज किया आपने, उस बीज से प्रोडक्शन बढ़ गई। लेकिन इसके अब बढ़ गई तो अच्छी बात है, लेकिन इसके भी अगेन कुछ लूप होल्स थे। लूप होल नंबर 1 की बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी, गरीब गरीब ही रह गया, लेकिन जो अमीर किसान थे, वो जमींदार वाले जो थे, जो किसान बन गए थे अमीर, उन्होंने उसको यूज किया, वो अमीर और होते गए, ठीक है। पहली प्रॉब्लम ये थी उसके अंदर। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उसके जो फर्टिलाइजर है ना, यूरिया फर्टिलाइजर बहुत यूज करना पड़ता है, यानी केमिकल यूज करने पड़ते हैं, तो लैंड की फर्टिलिटी खराब होती है, ठीक है। फिर तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह थे, तो वो तो सोचते थे ना ये बात, यार अगर अमीर ही अमीर बनते जाएंगे, राइट, तो गरीब तो कभी ये वाली सीड यूज ही नहीं कर पाएगा। तो नया चलन शुरू हुआ उस टाइम पे सब्सिडी देने का, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल सब्सिडी। तो उन्होंने गरीब किसानों को सब्सिडी देना शुरू किया उस टाइम पे, ताकि उनको सब्सिडी मिले हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी से। फिर वो वही HYV सीड्स लेके आए, अपनी लैंड के ऊपर उसको लगाएं और अच्छी प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो सब्सिडी देने का चलन शुरू हुआ। अब सब्सिडी में प्रॉब्लम ये होती है, सब्सिडी कुछ नहीं होती, बीगी होती है एक्चुअली, ठीक है, कि फ्री में पैसा मिल रहा है। तो फ्री में पैसा कब तक दोगे? तो कई इकोनॉमिस्ट ने बोला कि सर आप फ्री में पैसा दे जा रहे हो, ऐसे तो उनको हैबिट पड़ जाएगी फ्री पैसा लेने की, तो एक लिमिट तक पैसा दो। तो सब्सिडी के भी कुछ ना कुछ लूप होल्स थे, ठीक है। वो हम थ्योरी जब मैं कराऊंगा तब कराऊंगा अच्छी तरह। अच्छा, और तो इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन में यही सब चीजें हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फेवर में क्या पॉइंट थे और नॉन फेवर में क्या पॉइंट थे, ठीक है। फेवर में ये था कि प्रोडक्शन बढ़ जाती थी। अच्छा, हुआ कैसे था स्टार्ट ग्रीन रेवोल्यूशन? उन्होंने पहले सबसे पहले उठाया राइस, सॉरी व्हीट, कि पहले व्हीट पे उन्होंने, क्योंकि टेस्टिंग करते हैं ना, पहले कभी गलत ना उठाए, तो पहले व्हीट उठाया। फिर व्हीट के अंदर भी उन्होंने कुछ स्टेट्स उठाई पहले, ठीक है। फिर उन स्टेट्स पे व्हीट कामयाब हुई, ठीक है, तो दूसरी स्टेट पे फिर व्हीट्स उगाई, और जो पहली वाली स्टेट थी उसमें राइस उगाई या पल्सेस उगाई। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ग्रीन रेवोल्यूशन की गई थी, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल एक नाम था महाश्वर, ऐसा कोई नाम था, वो डेट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। तो ऐसे हुई एग्रीकल्चर का बात, तो ये है, तो ये एग्रीकल्चर का मेन टॉपिक था इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम, रुक जाओ कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं चलते, ठीक है। आप ये मैंने एग्रीकल्चर में एक कॉलम बना रखा है, उसको देखो, लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, मार्केट सरप्लस और सब्सिडीज, ठीक है। साथ में लेफ्ट में एक कॉलम मैंने दे रखा है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सब्सिडी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सब्सिडी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप पहले पढ़ो अच्छी तरह।